अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत जो है वो उसके लिए जो सबसे बड़ा ऐसा बुरहान है वो गंदम का बुरहान है और उस पर कोई मुशावरत भी हो रही है, इजलास भी हो रहे हैं। वजीर आजम की सो कॉल देखा जाए खबर आई थी कि जी नवाज साहब ने उनको तलब कर लिया है, तो मुझे नहीं पता किस कैपेसिटी में तलब किया है। नवाज साहब बड़े भाई भी हैं, नवाज साहब कायद भी हैं PMLN के, लेकिन बहरा उनके पास कोई आईनी और ऐसा ओहदा नहीं है जिसमें वो एक वजीर आजम को तलब कर सके, अगर तलब करने का वर्ड बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बट एनीवेज इशू ये है कि गंदम का बुरहान की खरीदारी के हवाले से बुरहान हर नए आने वाले दिन में शिद्दत इख्तियार कर रहा है। किसान सर पकड़ के रो रहा है, लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ कोई फैसला नहीं कर पा रही। इंक्वायरी का सिलसिला जारी है, इंक्वायरीज अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन उसको पहली प्रायोरिटी ये है कि आप किसान को फैसिलिटेट करें, जो अभी तक नहीं किया जा रहा। दूसरा जो मामला है वो 9 मई का मामला है, वो वाला मामला नहीं है। 9 मई का मामला सिर्फ इतना है फिलहाल जिसको हम बात करेंगे, वो ये कि JUIF जो है उसने भी 9 मई को पेशावर से एक एहतजाज की कॉल और एक प्रोटेस्ट का उन्होंने अनाउंस किया है। दूसरी तरफ PTI की तरफ से भी ये कहा गया है आज कि वो भी 9 मई को जो है वो सड़कों पर होंगे, रैलियां निकालेंगे और जल्द से जुलूस करेंगे। जुलूस की तो शायद इजाजत नहीं मिलेगी, जलसे वगैरह की रैलीज वगैरह निकालेंगे, ये भी उनको हिदायत दी गई है। तो इस 9 मई को लेकर हुकूमत किस तरह से निपटेगी, क्योंकि कराची में, सिंध में हमने देखा था कि PTI को तो किसी सूरत जलसे करने की इजाजत नहीं मिलती, और अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो बाकायदा तौर पर क्रैक डाउन होता है। लेकिन JUIF के जो रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब, इजाजत उनको भी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जलसा किया और किसी किस्म का कोई क्रैक डाउन नहीं हुआ। अब 9 मई को हुकूमत की क्या तैयारी है, इस हवाले से जरा बात करेंगे, फिर आगे किसानों के इशू पे भी जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पैनलिस्ट, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। राना एहसान अफजल खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, एंड तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एंड राना एहसान साहब, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू अपॉइंटमेंट। और ये फरमाइएगा कि जो पहले ये फरमाएगा कि अब ये 9 मई जो आ रहा है, 9 मई के आपको पता है कुछ अदर भी इसकी ऐसी सिंबॉलिकली कहें या जो भी कहें चीजें हैं जिसको कंडेम भी किया गया, और सुना है कि असेंबली के इजलास बुलाने के उसमें बाकायदा एक कंडेमिनेशन के नोट पर भी बात होगी। बट किस तरह से निपटेंगे, क्या रैलियों की, प्रोटेस्ट की इसकी इजाजत देंगे या नहीं देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो प्रोटेस्ट के लिए तो आपको जो है इजाजत लोकल गवर्नमेंट से लेनी होती है, और अगर आप लोकल गवर्नमेंट से लेंगे तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन देख के बिल्कुल अगर कोई कंसर्न्स ऐसे ना हुए जिनको मिटिगेट जो है वो आराम से वो कर सकते हैं, तो फिर बिल्कुल इजाजत मिल जाएगी। और अगर ऐसे कोई सीरियस कंसर्न्स हुए, ये तो इलाके पे डिपेंड करता है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी। बहरहाल देखें, 9 मई के ऊपर जो प्रोटेस्ट करना है वो तो बिल्कुल एक इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात दोबारा ना हो, कि अपनी सियासी मफादात के लिए हम कहें कि जो अब रेड लाइन जो है वो खान है, और पाकिस्तान फर्स्ट नहीं, फर्स्ट खान और सेकंड पाकिस्तान। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप जो है वो प्रीच करके 9 मई के वाकयात को आप करेंगे और उसके जो नतायज हैं वो पूरी कौम ने देखे, तो डेफिनेटली इस किस चीज़ पे, या तो आप इसको कंडेम करने के लिए निकलेंगे तो करना चाहिए, लेकिन 9 मई को तो जो है मैं समझता हूं कि एक साजिश इस मुल्क के अदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ हुई और वो नाकाम हो गई, और एक एनआरकी फैलाने की कोशिश की गई, तबाही लाने की कोशिश की गई, मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम हो गई। तो इसको तो बिल्कुल याद हमें करना चाहिए कि 9 मई। लेकिन राना साहब मैं मुख्तसरन आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, ताकि तैमूर झगड़ा साहब को भी की तरफ जाऊं, मुख्तसरन सवाल करना चाहूंगी। ये तो एक आपका नैरेटिव है या किसी का नैरेटिव है वाइस एस्टैब्लिशमेंट का कि जी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और ये रीजंस हैं और साजिश हुई और फैला हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन PTI का मौक़िफ़ खतरे मुख्तलिफ है। तो क्यों ना इस पे आप समझते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बना दे, वो एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कर ले, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर ले, रिजल्ट सामने आ जाए, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखिए, बात ये है कि जब जुडिशियल कमीशन तो उस चीज के ऊपर बनाए कि जो मामला जुडिशरी के पास ना हो, ये सारे केसेस तो जुडिशरी के पास हैं, और बहुत सारे केसेस बहुत अब तो कह लें कि मैच्योरिटी की तरफ हैं, और मामला जो हैं वो लेकिन आपको एतराज क्या है जुडिशियल कमीशन बनाने पर?
आपको एतराज क्या है? नहीं देखिए, हमें तो कोई इसमें, देखें बात ये है कि जो चीजें अदालतों में ऑलरेडी, ये तो तब बनना चाहिए था या तो शुरू में बन जाता। अब अगर आप इसको, अब जो अदालतों के अंदर कोई 80% कंप्लीशन पे, कोई 100% कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है कोई केस, तो अब अगर आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो वो जो केस जो है जो 100% 90% पे खड़े हैं, तो वो उन चीजों, नॉर्मल रूटीन में तो यही चीजें इसी तरह चलती हैं कि एविडेंस पेश अदालतों में होता है और फिर वहां से आगे जो है अगर किसी के खिलाफ कोई सजा हो जाती है तो वो अपील में जाएगा। तो अब ये यहाँ अब तो तकरीबन साल होने को आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इट्स टू लेट टू कॉल फॉर अ जुडिशियल कमीशन ऑलरेडी। जो वो मेजॉरिटी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, do you buy his argument कि this is too late to form or to constitute judicial commission? क्योंकि अदालतों में केस हैं, 80-90% हो गए हैं, 1 साल होने को आ रहा है, तो there is no need anymore. I think you don't buy his argument. आप सवाल मेरे ऊपर जो है वो कर रही हैं. I'm sorry to get you into trouble, लेकिन नहीं. The answer is I don't buy. I'm nobody to either buy or not, but मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ सर. पार्टी आप है, मैं थोड़ी हूँ. नहीं तो जो बीच में न्यूट्रल लोग हैं, वैसे उनका भी जो है वो, ये मेरी राय है कि आई डोंट थिंक यू बाय हिज आर्गुमेंट. आप न्यूट्रल मुझे ही कह रहे हैं ना? whether you buy it or not, नहीं, आप न्यूट्रल आप मुझसे ही मुखातिब है जब आप न्यूट्रल कह रहे हैं. मैं आपसे ही मुखातिब, ये न्यूट्रल, मैं एंकर को न्यूट्रल कह रहा हूँ. एक तो मैं यहाँ पे आपने हर टर्म को बदनाम इतना कर दिया है कि अभी वो हर लफ्ज सोचते हुए जो है वो बंदे को सोचना पड़ता है कि इसकी कॉनोटेशन क्या है. देखें, 9 मई एक सीरियस दिन था, बिल्कुल था. मैं जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल से जो नोटिफिकेशन आज निकली है, मैं तो वो देख के खुश हुआ हूँ, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल नोटिफिकेशन है. जो 9 मई को नुकसान हुआ, वो उसकी एहसास का भी ख्याल रखता है. लेकिन जो 9 मई को और 9 मई के बाद को और 9 मई से पहले जो इनवर्स नुकसान हुआ, वो उसका भी ख्याल रखता है. उसने कहा है कि 9 मई को पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो जुलूस निकाले और पीटीआई के और पाकिस्तान के झंडों के साथ निकले, और जो हमारे शोधा है, जो हमारे 10,000 प्लस वर्कर्स हैं, उन सब के लिए दुआ करें. ठीक है, इससे आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ये हो सकता था, एक सेकंड, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, एक सेकंड सर, सॉरी, क्योंकि वो आप में से तो नहीं थे ना. आप कहते हैं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो हमले हुए उसकी मजम्मत करें, ये मजीद रिस्पॉन्सिबल हो सकता था. नहीं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो इनग्रेस हुई उसकी तो मजम्मत करते करते सब थक गए ना. ठीक है, और मैं दोबारा कर लेता हूं, आज ही कर लेता हूं. 9 मई का क्यों इंतजार करते हैं? 9 मई की भी मजम्मत होनी चाहिए, 9 फरवरी की भी मजम्मत होनी चाहिए. अल्लाह ना करे कि 9 फरवरी जैसा दिन दोबारा देखना पड़े. 21 फरवरी की भी होनी चाहिए. जो इमरान खान साहब के साथ कोर्ट में हो रहा है उसकी भी होनी चाहिए. और मैं तो आपको पता है कि साल ये कहते थक गया. 21 अप्रैल को, सॉरी 21 अप्रैल को जो बाय इलेक्शंस हुए थे, और उसमें जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक देखने को मिला था पंजाब में, उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए. क्या आप और मैं ऐसे मुल्क में ही रहेंगे जिसमें हम ये सोचेंगे वोट तो हम डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट मुशर्रफ के रेफरेंडम वाला ही निकलना है कि 99% रिजल्ट जो है वो एक तरफ निकलेगा. माय पॉइंट इज, इस मुल्क ने आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए मेरे ख्याल में अभी जो पोजीशन, अभी तो सिर्फ पीटीआई की पोजीशन नहीं है, जो आईनी ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत सी पार्टीज कह रही हैं, ये पीएमएलएन वाले भी कह रहे हैं, ये सिर्फ 2020 का जो इन्होंने एक जलसे में बात की थी उसकी बात नहीं कर सकते. मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये पूछा, एक एंकर ने मेरे से इमरान खान के आर्टिकल के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें कहा देखिए टैक्टिकल मिस्टेक है या नहीं है उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बता दें, आप बता दें कि पिछले 2 साल में इस मुल्क की गवर्नेंस में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का रहा है.
राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं, जावेद लतीफ साहब भी कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल भी कहते हैं, महताब अब्बासी भी कहते हैं, मोहम्मद जुबैर भी कहते हैं। ये आखिरी चंद नामों में कुछ कॉमन नजर आया कि इनकी वाबस्तगी कौन सी पार्टी से थी? तो आगे बढ़ना है ना। हाँ, लेकिन वो वाबस्तगी फिर नहीं, वाबस्तगी तो थी, लेकिन ये वो लोग थे जिनको उनका अपना कुछ शेयर नहीं मिला, या तो वो नाराज हो गए थे पार्टी से, या फिर वो इलेक्शन जीत नहीं पाए थे। इनमें वो लोग कोई भी नहीं था जो कि जिनको उनका शेयर मिल गया या हुकूमत में को ओहदा मिल गया। ब्रेक लेती हूँ सर, ब्रेक से वापस को आगे बढ़ाएंगे इसी डिबेट को, प्लस गंदम वाले इशू पे भी बात करेंगे। सोचा क्या है भाई हुकूमत ने। जिनाजी प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान साहब, इस पर अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा, बट आगे बढ़ जाते हैं। ये जो गंदम वाला मामला है, गंदम की बुरान वाला मामला है, कौन अकाउंटेबल, आप किसको करेंगे नहीं करेंगे, किसको ठहराएंगे नहीं ठहराएंगे, इंक्वायरी ये वो ये सब होती रहेगी और होनी चाहिए, और किसी न किसी मंतकी इंजाम पर भी पहुंचनी चाहिए। बट फैसले क्या हुए सर? किसान रोज रो रहे हैं मीडिया पर आके, और वैसे भी कि जी हमारा नुकसान होता चला जा रहा है, हमारी गंदम पड़ी हुई है, खरीदार नहीं और कम कीमत में बिक रही है। सबसे पहले तो एक्शन जो है वो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत तो ले चुकी है किसी हद तक, और बाकी जो कमेटी अपनी रिपोर्ट जब लेके आएगी तो तब और फर्दर एक्शन ले लिया जाएगा। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एक OSD हो चुके हैं। उसके अलावा अभी ये कमेटी की फाइनल जब रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। देखें वफाक क्या कर रही है। पास्को जो है वो 1.4 मिलियन उसका टारगेट था कि उसने गंदम टन्स जो है वो गंदम प्रोक्योर करनी है, और जनरली स्पीकिंग जब आप उसका तारीखी रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो 60% टारगेट अचीव करती है। अभी पास्को को हदायत दी गई है कि वो ना सिर्फ 1.4 मिलियन का टारगेट पूरा करेगी गंदम की प्रोक्योरमेंट का, बल्कि उसको 4 लाख टन से बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी 1.8 कर दिया गया। पास्को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने जा रही है, और हमें 100% उनको हदायत दी गई है कि ये प्रोक्योरमेंट का टारगेट मुकम्मल होना चाहिए। दूसरा, जो बरदाने के बैग्स के ऊपर जो एक सुनने में आ रहा था कि कोई प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर 0 टॉलरेंस का ऐलान किया गया है। जो सर पंजाब का क्या करना है? 40,000 टन पंजाब खरीदता है सर, नहीं खरीद रहा। नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि वफाक ने 4 लाख टन जो है वो अजाफी अपना टारगेट बढ़ा लिया है। तो ये वफाक कर रहा है, ये वफाक के इकदाम आपको बताए हमने। देखें, बाकी इसके अंदर 2 इश्यूज हैं। एक तरफ 25 करोड़ अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है, महंगाई में कमी आ रही है। दूसरी तरफ हमारे जो किसान भाई हैं उनके जो है वो मसाइल में इजाफा हो रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है। अब इसके अंदर क्योंकि कुछ वक्त गुजर चुका है, बहुत सारे किसान 90% रिपोर्ट्स हैं कि 80 से 90% ऐसे किसान हैं जिनके पास गंदम नहीं है, वो बेच चुके हैं। अब बहुत सारे लोग मिडल मैन हैं, होल्डर्स हैं, जो इस उम्मीद पे हैं कि अब गंदम का रेट बढ़ेगा तो वो उस पर प्रॉफिट करेंगे। बहरहाल पंजाब हुकूमत जो है वो भी इंगेज्ड है किसानों के साथ। सर इस तमाम चीजों में 400 अरब का इस किसान को नुकसान हो चुका है। डू यू हैव एन आइडिया ऑफ दिस थिंग? और ये देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो नुकसान ये 400 अरब का हुआ है इसका फायदा अवाम को पहुंचा है, एक आम आदमी को पहुंचा है, आटा सस्ता, रोटी सस्ती होने में। लेकिन हमारा कंसर्न यही है, इसी चीज के ऊपर मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं कि जो ये जो 400 अरब का बेनिफिट अवाम को पहुंचा और किसानों की जेबों से निकला है, इसको आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बेनिफिट आपकी बम्पर क्रॉप थी। एक सेकंड, ये बेनिफिट आप अवाम को अपनी क्रॉप से भी तो पहुंचा सकते थे। आपको इंपोर्ट करने की जरूरत क्या थी? एक सेकंड आप रुकिएगा। तैमूर जगड़ा साहब, अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे जरा करेक्ट कर दे। नहीं, ये बेनिफिट तो अवाम को पहुंच गया है ना, ये पहुंचा अवाम को है, लेकिन किसान के नुकसान नहीं होना चाहिए था। किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर आपने इतनी ज्यादा खरीदारी की कि जब बम्पर क्रॉप आई तो वो नहीं खरीद रहे आप, तो ये अपनी खरीद के भी तो आप ये फायदा आवाम को पहुंचा सकते थे। अब जरा एक सेकंड, मुझे तैमूर जगड़ा साहब से बात, एक सेकंड राणा साहब, एक सेकंड राणा साहब, मैं वापस आती हूं। आखिरी बात, हमने खरीदारी नहीं की, केयर टेकर सेटअप में प्राइवेट सेक्टर ने खरीदारी की और इस पे इंक्वायरी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। आपकी हुकूमत ने भी की, आपकी हुकूमत ने भी की, आपकी हुकूमत ने भी की, पहले मामले आपकी हुकूमत ने भी की। नहीं सुनने, हमारी हुकूमत सर एक सेकंड ना, तैमूर जगड़ा साहब से भी तो बात करने देना। एक सेकंड राणा साहब, मैं आती हूँ। सर जगड़ा साहब, उनके इंटरेस्ट में नहीं है मैं बात करूं, सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। देखिए, इसे गंदम की क्राइसिस ने इस हुकूमत की कैपेसिटी को
इनकी नीयत को, इस हुकूमत की जो रिफॉर्म की इंटेंट है, उस सब को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, किसानों को मारते मारते, किसान कार्ड देते देते उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो राना एहसान साहब भी मान गए। ठीक है जी, पब्लिक को एक्चुअली जो है वो कोई प्राइसेस में, आटे की कीमत में या रोटी की कीमत में जो है वो कोई फायदा पहुंचता है तो वो तो वी विल सी ओवर द ईयर। लेकिन अगली बार जो है वो गंदम एक्चुअली कोई ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा, हुकूमत की बात पे किसी को जो है वो कोई ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी बात, एक बात मुझे पता है और उस पर राना एहसान साहब और मैं एग्री करेंगे, देखें ये सिस्टम गलत है। ये जो है ये गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करता है और फिर खरीदता है और फिर सब्सिडाइज आटा फेंकता है, ये किसी के फायदे में नहीं है। लेकिन ये आप जो है वो इमीडिएटली हटा नहीं सकते। लेकिन सपोजिटली ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम है और ये हुकूमत वो सारा रिफॉर्म करेगी जो कोई और नहीं कर रही। कोई पॉलिसी डायरेक्शन तो हुकूमत दे ना, कोई बताए कि उनकी इंटेंट क्या है। इंक्वायरी का भी आपको नहीं पता चलेगा, लिख के ले लें। ये कुछ नहीं कर सकते केयर टेकर गवर्नमेंट का, फिंगर पॉइंटिंग सिर्फ कर रहे हैं। जो बात हनीफ अब्बासी ने काकड़ को की थी और जो काकड़ ने वापस की थी, दोनों सच है और ये लिख लें। और अनफॉर्चुनेटली ये भी लिख लें कि जब तक ये हुकूमत, काकड़ साहब ने ये कहा था, काकड़ साहब ने ये कहा था कि अगर फॉर्म 47 का हम डिटेल बता दें तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये कहा था ना काकड़ साहब ने। तो दो इंक्वायरीज हो गई, एक काकड़ साहब की बात की इंक्वायरी हो गई और एक हनीफ अब्बासी की बात की इंक्वायरी हो गई। दोनों डिमांड करते हैं, दोनों आनी चाहिए, हफ्ते में रिजल्ट आना चाहिए। यही तो वजह है कि राना एहसान साहब ने भी पास्को की प्रोक्योरमेंट का तो कहा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट का नहीं कहा जो आपने कहा। वहां पे मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं ना, और जैसे इनके अपने कॉलीग्स कहते हैं, मोहसिन नकवी तो जिस दिन चाहे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? हाँ, वो खुद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। लेकिन एक बात और, एक सियासी बयान आपके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी दिया था कि पंजाब नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे। खरीदे जरा से बयान देके पीछे हट गए। ये तो मार्केट की बात है। देखिए, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हर साल पंजाब की मार्केट से खरीदता, और देखिए हमें एक फ्री मार्केट की तरफ ही जाना, क्योंकि पंजाब में कोई इतना जो है वो गंदम ग्रो ही नहीं करता। अगर उनको साथ में खैबर पख्तूनख्वा के मार्केट को सर्व ना करना पड़ता, अगर साथ किसी हद तक अफगानिस्तान के मार्केट को नहीं फ्री अप करना पड़ता। नहीं तो सर, वो तो एक अलग है ना, वो तो रूटीन की बात है, वो तो जितनी गंदम कंज्यूम होती है कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली वो परचेज करता है। बट उन्होंने कहा कि अगर पंजाब नहीं खरीद रहा, जो कि पंजाब 40,000 टन खरीदता है किसानों से, तो हम खरीद लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। उसका क्या हुआ? मैं गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम खैबर पख्तूनख्वा खरीदता है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में इफ आई गेट माय यूनिट्स राइट, कोई 3 लाख 3.5 लाख टन की खरीदारी होती है, जिसमें वो कहते तो, वो बाबू कहते तो है कि वो इसमें लोकल खरीदारी हो जाएगी। लोकल खरीदारी 30, 40, 50 हजार टन से ज्यादा नहीं होती। बाकी सारा जो है वो उनको पंजाब से उठाना चाहिए, और पंजाब से उठाएंगे और इसी कीमत पे उठाएंगे जो रिजर्व प्राइस। चलो ठीक है जी। राना एहसान साहब क्या ऐड करना चाह रहे थे? सर आप सॉरी, मैं आपको बात काट के आगे बढ़ना पड़ा मुझे। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो रेगुलेशन है वीट के अंदर, वो रेगुलेशन आपको मेज और राइस में नहीं नजर आती, और वहां आप देखें कि एक मार्केट डायनामिक्स प्ले करती हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, इसमें बहुत सारे लोगों का ये मौकफ है कि क्योंकि वीट जो है एक ऐसा आइटम है जो कि एक आदमी को इम्पैक्ट करता है, तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का रोल रहना चाहिए। बहरहाल ये एक पॉलिसी डिबेट है। मुझे बताएगा कि पीटीआई ने तो जल्द से जुलूस जो भी किया है, जेयूआईएफ का क्या करना है? उन्होंने भी 9 मई को एक एहतजाज की कॉल दी है, वो पेशावर से करेंगे। जेयूआईएफ को जमहूरी हक है एहतजाज करना। खैबर पख्तूनख्वा के जो भी मसले हो, पंजाब और बाकी पाकिस्तान से फिलहाल जमहूरियत खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, किसी जमात उनका जमहूरी हक है और पीटीआई का जमहूरी हक नहीं है, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर जमात का जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करे, वो रैली निकाले, वो अपना मौकफ जो है वो अवाम के पास लेके जाए। ठीक है? नहीं,
बिल्कुल जलसे करें, लेकिन उसकी इजाजत लोकल इंतजामिया से लेनी होती है। और लोकल इंतजामिया के पास देखें, उसने मुख्तलिफ चीजों को देख के, एंगल्स को देख के जो है वो इजाजत देनी होती है। तो बहरहाल राना साहब बड़ी माजरत, क्योंकि आपका कोई लेना देना सिंध से नहीं है, ठीक है पीपी की गवर्नमेंट है, बट आपके इत्यादी हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल कोट की थी कि जब पीटीआई को इजाजत नहीं मिलती तो वाकई इजाजत नहीं मिलती, और अगर वो कोशिश भी करते हैं तो क्रैकडाउन होता है पुलिस का। जेयूआईएफ को भी इजाजत नहीं मिली, बावजूद उसके उन्होंने जलसा भी किया, पीसफुली वो डिस्पर्स भी हुए, बट कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। ये डिफरेंस है। नहीं देखें, मैं अब ऑन बिहाफ ऑफ ईच लोकल गवर्नमेंट तो मैं नहीं बोल सकता ना, ये तो इजाजतें जो लेनी होती हैं। अब अगर कोई जलसा कराची में होना है तो उसकी इजाजत कराची के डीसी या कमिश्नर ने देनी है। वो अब मैं उसके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता कि उसके पास किस तरह की थ्रेट रिपोर्ट है। तो ये तो हाँ ठीक है, ठीक चलिए बिल्कुल ठीक है। आप पंजाब के भी यहाँ इस्लामाबाद की बात तो कर सकते हैं। झगड़ा साहब, अब आप लोग तो हर जगह इजाजत मांगते हैं और आपको नहीं भी मिलती और फिर क्रैकडाउन भी होता है, बट अब मौलाना साहब पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, आप लोग ये मेक श्योर करेंगे कि उनको फैसिलिटेट भी करें, उनको परमिशन भी दें एवरीथिंग, और फिर उनके जो मुतालबात हैं उसको एड्रेस भी करें केपीके की हद तक? बिल्कुल मेक श्योर करें, बिल्कुल मेक श्योर करेंगे। मैंने तो आपको कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी मसले हों, जमहूरियत है, कम से कम बाकी पाकिस्तान से तो ज्यादा है, लेकिन आइसोलेशन में खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, यहाँ पे भी मसले हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा, आज कल में 4-5 दिन पहले हमारा एक यंग लड़का कामरान वो पेशावर से गायब हुआ है, और हमें ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर बदलना है। पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा, वी नीड टू मूव अहेड। पूरे पाकिस्तान में लोगों को पॉलिटिकल डिसेंट, पब्लिक एक्सप्रेशन करने दें, इससे पाकिस्तान नॉर्मलाइज होगा, खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, वी नीड टू मूव अहेड, बट विल वी? दिस इज अ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच तैमूर झगड़ा साहब, राना एहसान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को आगे की जरूरत है, लेकिन क्या हम बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब है, लेकिन हर जगह हर जवाब दिया नहीं जा सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो एक मुजव्विजा जो आईनी तरमीम के बारे में बात की जा रही है, जिसमें जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत की जो हद है, वो जो उम्र है वो 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाएगी, और जो चीफ जस्टिस अपनी सीनियरिटी पे आते थे, चाहे वो अपना एक टेन्योर मुकम्मल करते थे उस उम्र तक, वो 3 साल के लिए उसको फिक्स कर दिया जाएगा। इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, क्या एम है, इस पर जरा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में जो हम बात करेंगे उन मुजव्विज़ा तरमीम की, आईनी तरमीम की, जो हुकूमत जो इधर उधर से बातें सामने आ रही हैं, और हुकूमत ने भी अब तो कुछ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि वो ये करने जा रही है। वो एग्जैक्टली क्या है? वो बेसिकली जो जजेस तकर्रुरी की मुमकिन आईनी तरमीम। नंबर 1, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए 2 तजावीज दी गई है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जो उम्र होती है, यानी जो रिटायरमेंट की एज होती है, वो 65 से बढ़ाकर 68 कर दी जाए। और दूसरी है कि चीफ जस्टिस का जो टर्म है वो फिक्स कर दिया जाए 3 साल। अब अगर ये जो तजावीज पेश करने जा रहे हैं, या मुमकिन तजावीज या मुमकिन आईनी तरमीम, इसके पसे पर्दा मकासद क्या है और क्या एग्जैक्टली ये चाह रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, उस पर जरा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके असरात मुरतब किस तरह होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ जो चीजें हमारे सामने हैं उसमें यह है कि अगर जजेस की उम्र की हद जो है, चीफ जस्टिस की मुद्दत अगर 3 साल बढ़ाने पर हो जाती है, तो तरमीम की सूरत में जो चीफ जस्टिस हैं, यानी अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो अक्टूबर 2024 के बजाय अक्टूबर 2027 में रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, और मुजव्विज़ा तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्टूबर 2024 में बनना है, लेकिन तरमीम की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह 2027 तक इंतजार करेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होने पर बाज जजेस चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे।
मुमकिन आईनी तरमीम का ज्यादा नुकसान जस्टिस मुनीब अख्तर को हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 27 नवंबर 2027 को चीफ जस्टिस बनना है। ताहम तरमीम ही की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह 2030 तक चीफ जस्टिस होंगे, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर 2028 में रिटायर हो जाएंगे। तो ये तो उसके असरात होंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है और इसकी वजूहात क्या है अगर ये आईनी तरमीम लेकर आते हैं। और फिर दूसरी बात यह कि एक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत जो कि नेशनल असेंबली में तो होगी लेकिन सेनेट पे मुश्किलात होगी। वो भी उससे लिंक कर रहा है कि जो रिजर्व सीट का मामला है खासतौर पर पीटीआई की, वो भी आगे केस है कि वो उनको मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो ये थोड़ी सी कानूनी और आईनी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने आज रिक्वेस्ट की है। दोनों हमारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जरा आपसे बात का आगाज कर देती हूँ। आबिद जुबैरी साहब फरमाइएगा कि जो मैं ये बात कर रही हूँ मुमकिन असरात पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर ये आ जाता है, आपको इंटेंशंस क्या इसमें हुकूमत की नजर आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की इंटेंशन तो यह है कि वो समझते हैं कि ये इस वक्त जो जुडिशरी है वो उनके साथ है, और तो वो उसको चाहेंगे कि वो ये चीफ जस्टिस साहब, उनका ये हो सकता है वो व्यू हो कि चीफ जस्टिस साहब ये कंटिन्यू करें 2 साल और अपनी मुद्दत जो भी उनकी 3 साल बढ़ाई जाएगी, अगर उनकी उम्र इस तरह से बल्कि 3 साल बढ़ेगी तो ये हो सकता है ये है उनका ये हो। लेकिन देखिए, सारा इनका एम यही होता है कि बेसिक एम जो गवर्नमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का है कि जुडिशरी को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल, और यही वजह थी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब ये कानून आया और वो चैलेंज हुआ और उसमें मुझे नोटिस था एज प्रेसिडेंट, तो मैंने उसको अपोज किया था। अपोज इसलिए किया था, ये नहीं था कि पार्लियामेंट बना सकती है, नहीं, मेरा व्यू ये था कि ये आर्टिकल 191 जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकती है अपने रूल्स, लेकिन नेचुरली फुल कोर्ट ने और मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने फैसला किया कि नहीं, ये पार्लियामेंट का स्वादीद है, इख्तियार है। और वो तो मैंने उस वक्त किया था कि आप एक रास्ता खोल रहे हैं कि इनको फिर ये आपके हर चीज में आएंगे। वो चाहेंगे कि अब कानून बना के आपने अपील का भी हक बगैर आईनी तरमीम के आपने लॉ के थ्रू दे दिया, उसको भी अपहोल्ड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब उसके नतीजे आप अब आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप देखिए ये बात शुरू हुई इलेक्शन के जमाने में। इलेक्शन के केस टेकअप हुआ बिल्कुल अक्टूबर में आके, और नवंबर 6 को उनकी मुद्दत पूरी हो रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट की। तो नेचुरली उसमें टाइम उनको कहा कि नहीं जी, अब वापस मुशावरे कर ले। वो 8 फरवरी की उसमें तारीख हो गई। उसके बीच में आप देखिए नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस खत्म हो गए, उनको क्लीन चिट मिल गई, वो समीउल्लाह बलोच का केस ओवर रूल हो गया और उनको सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। तो ये सारा एक तसलसल से ये बात चल रही थी, और मैं समझता हूं कि हुकूमत का मेन एम यही होता है, हर किसी हुकूमत का, कि वो चाहते हैं जुडिशरी को कंट्रोल करें, और वो समझते हैं जुडिशरी। लेकिन एक बात जो आपने कही, वो जरा मैं उससे थोड़ा वो ये कहूंगा, आपने कहा इसका सबसे ज्यादा अफेक्ट मुनीब अख्तर साहब को होगा। देखिए, मुनीब अख्तर साहब की रिटायरमेंट जो है वो 2028 में है। अगर उम्र 3 साल बढ़ती है तो उनकी रिटायरमेंट फिर 2031 में चली जाती है। वो 2028 में रिटायर नहीं होंगे, 2028 में 65 साल के होंगे। अगर 3 साल बढ़ती है तो वो 2031 तक उनकी उम्र चली जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये खिलवाड़ है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो ये भी तरमीम उसमें लाना चाह रहे हैं कि आप कि ये जजों की जो ये 5 सीनियर जजों में से किसी को चीफ जस्टिस बना सकेंगे। दूसरी बात देखिए, ये सारा जो गेम था, ये सारा जो गेम हुआ है वो ये था बल्ला। ये बल्ला जो इनसे लिया गया पीटीआई, उसका मतलब यही था कि उनको इंडिपेंडेंट कर दो। जब उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद तहरीक काउंसिल को ज्वाइन किया, उसमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया कि नहीं, वो पार्टी नहीं थे, आपकी हैसियत ही इंडिपेंडेंट रहेगी। फिर नेचुरली पेशावर हाई कोर्ट नहीं, पेशावर हाई कोर्ट है। लेकिन देखिए, जो मेन इशू था कि अगर अब ये कल केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने, जिसमें चैलेंज, उसमें 2 इश्यूज हैं। क्या इनको ये सुन्नी इत्तेहाद के साथ इनका इल्हाक सही था या नहीं? अच्छा, इस पे जरा बात करती हूँ, एक सेकंड, हम 2-3 चीजें मिक्स कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर लूं। लेकिन जो मेन इशू आएगा कि अगर इनको सीटें नहीं मिल सकती, क्या दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? अगर दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, फिर ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी अमेंडमेंट के लिए। लेकिन जब भी ये सारे इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ था हुकूमत के साथ, उन्होंने लिख के दिया कि जब भी उनको कहा, उनसे वो सीटें भी ली और कहा ये दूसरों में बांट दो। दूसरों में बांटने से उनकी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है, वरना इनके पास मेजॉरिटी नहीं है आईनी तरमीम करने की।
एग्जैक्टली मैं भी यही बात कर रही थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उसको लिंक इसीलिए कर रही थी कि जो फैसला अगर आएगा उस फैसले की रोशनी में पता चलेगा कि आया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई को मिलती हैं। अगर मिल जाती हैं तो डेफिनेटली 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी इस गवर्नमेंट के पास आईनी तरमीम के लिए। लेकिन अगर ये मुजवजा या तजवीज है तो फिर इसके असरात क्या हैं और इसके पीछे इंटेंशन क्या है, उस पर जरा मैं बात करनी थी। जी एडवोकेट हाफिज एहसान साहब, दो जो दिलचस्प बात इन्होंने की है, बल्कि इंपॉर्टेंट बात इन अ सेंस कि वो उनका जो अपना एक ओपिनियन है कि जी वो ये चाहते हैं आईनी तरमीम की आड़ में या मुजवजा आईनी तरमीम की आड़ में कि उस पर अपना तसल्लुत या अपना एक प्रेशर या अपने काबू में रखा जाए, उसको अदालतों को खुद को कंट्रोल। इससे इस चीज को इस पैराए में इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इसको दो एंगल से देखता हूँ। एक इसका ये है कि क्या पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर ले, तो बिल्कुल आर्टिकल 239 बड़ा वाजे है कि पार्लियामेंट कर सकती है और उसका कोई भी बिल जो है सेनेट या नेशनल असेंबली के अंदर मूव होता है और उसके बाद ये है कि 2/3 अक्सरियत से जो भी हाउस है, चाहे वो सेनेट है या उसके बाद आपका नेशनल असेंबली है, वो उसको अप्रूव करती है और अप्रूव करने के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी हमने 26 तरमीम जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी जो है उसको प्रिजम्पटिव बुनियाद के ऊपर हम इस बात को डिस्कस करें। चीज ये है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जाने लगता है और स्पेशली अगर लास्ट 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के देखें तो हर दफा ये बात आती है कि शायद चीफ जस्टिस जो है उसके टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है। और इवन ये था कि खोसा साहब के दौर के अंदर तो एक प्राइवेट बिल भी जो था वो असेंबली के अंदर मूव कर दिया गया अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ टेन्योर। अब ये चीजें जो हैं 2 दफा हमारे जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 175 के नीचे आई हैं। एक जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आया कि जब जजेस की मियाद जो थी वो 62 से 65 साल कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट की थी, नीचे वालों की 62 कर दी गई। और उसके अंदर हुआ ये कि आपका जो नीचे वाला था 40 साल की उम्र थी एलिवेशंस की, उसको आपने 45 साल कर दिया। अब उसका बहुत सारे जजेस ने जो है जब 62 से 65 गई तो उसको फायदा जो है वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और उनकी मियाद जो है वो आगे बढ़ गई। दूसरा 175A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जब आपकी 18th अमेंडमेंट आई और उसके अंदर जाके वो चीजों को किया गया और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर 19वीं तरमीम भी आई, जिसका अब ये है कि जिसके बारे में कहा गया कि हम पे प्रेशर था कि अगर आपने ये नहीं की तो हम 18वीं वो उसके अंदर आया ना जी। चूंकि फिर ये गिव एंड टेक है ना, चूंकि अगर आप इन सारी चीजों को जब आप बहुत बड़े पैराए के अंदर लेके जाते हैं तो फिर ये इश्यूज तो आते हैं ना कि पावर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और उस 19वीं तरमीम को जो है पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पंजाब बार काउंसिल या कराची हो, सब ने यही कहा कि जो एलिवेशन प्रोसेस के अंदर एक टिल्ट आया हुआ है जिसके अंदर सारा का सारा आपका चीफ जस्टिस और वो वाला एरिया है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। अब जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो आपकी चीजें, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर लीगल और टेक्निकल बड़े इश्यूज आएंगे। नंबर 1 इशू ये आएगा कि क्या सिर्फ इस प्रिंसिपल को आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो हाई कोर्ट्स में भी जाएगा। चूंकि पिछली दफा जब आपने किया था तो उसके अंदर अब अल जिहाद ट्रस्ट केस आएगा कि वो जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि जिसके अंदर सीनियरिटी बेस के ऊपर, और आपको याद होगा जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो थे वो उसी ग्राउंड के ऊपर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग कर दिए गए थे कि वो सीनियर जज नहीं थे। तो बहुत सारी लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन आएंगी। मुझे पता है कलामी माफ, मैं एक ब्रेक भी लूंगी, लेकिन ब्रेक से वापस आए कि इसमें हर्डल्स क्या होंगी, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये आईनी तरमीम कैसे बनेगी। इसके अलावा बात ये करनी है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है। मतलब आप क्यों चाह रहे हैं कि हमारे जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में रिटायर हो जाना है, उनकी मुद्दत मुलाजमत या किसी भी जज की मुद्दत मुलाजमत की जरूरत क्या है कि आप उसका एक तो टेन्योर आप उस फिक्स करें 3 साल, उसकी क्या जरूरत है, ये मुझे आपसे जानना है। और दूसरा ये कि 65 से 68 मतलब जो जूनियर्स हैं उनके साथ तो फिर एक उनकी नाइंसाफी है। डेफिनेटली आप जूनियर्स को मौका दें, एक पूरी हमारी खेप होती है वो उसने ऊपर आना होता है। अब आप फिर 60 पहले 60 से 62, फिर 62 से 65 और अब 65 से 68, इसकी जरूरत क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक ले लेती हूँ, फिर जरा इस पर डिटेल से बात करते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। कोई मुझे पहले ये बताएं कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, जरूरत तो जो है वो तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने लेके आनी है ना, या वो जस्टिफाई करेगी कि उसकी जरूरत क्या है। गिवन सिचुएशन के अंदर ये इसके दो नैरेटिव है, एक है इसका पॉलिटिकल नैरेटिव और एक है लीगल नैरेटिव। पॉलिटिकल नैरेटिव जो है ऑपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी कि शायद जिस तरफ जुबैरी साहब ने भी इशारा किया कि जी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है, जुडिशरी को कंट्रोल करना है और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक आगे लेके जाना है, जो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहा जाए कि उसे कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल किया जाएगा, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जिसके लिए हम सारे स्ट्रगल करते हैं, वो तो हमने प्रिंसिपल फिर कंप्रोमाइज कर दिया है ना। और फिर दूसरा ये है कि फिर हम उन्हीं जजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े हाई प्रिंसिपल आदमी हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं काजी फायज ईसा साहब उन्होंने ये कर दिया, तीसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब जो है वो बड़े इसके अंदर है। अब जस्टिस मुनीब वाला जो मामला था वो आपको पता है कि जब जस्टिस बंदयाल के बेंचेस थे तो किस हद तक जो है वो क्रिटिसिज्म आया। अब बुनियादी चीज ये है नादिया कि जो बार बार हमने अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए हैं, उससे एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग आई है। अब दूसरी साइड जो है, जो गवर्नमेंट वाली साइड है, वो ये कहेगी नहीं हम कर सकते हैं, हमारी ये इनका जो मसला है, यानी इनसे जो पीटीआई का मसला है, वो तो ये कहते हैं कि जी हमारे चूंकि हक में फैसले नहीं आए, हमारे खिलाफ फैसले आए और वो फैसले आए जो हुकूमत को सूट करते हैं या किसी को सूट करते हैं, तो उनको उसमें जो है उनको नहीं, ये नहीं। आप पिछले 2, 3, 4 फैसले देख लें, उन फैसलों के अंदर कोई ऐसा फैसला देखें कि जिसके अंदर जो है ये मतलब ज्यादा जोर जो है वो बल्ले के निशान पे है, जिसके अंदर अब बल्ले का निशान ये है कि इलेक्शन कमीशन से पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो क्या उस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपने भी प्रोसीडिंग देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, पॉलिटिकली तो बात हो सकती है, ये ठीक है, नहीं जी बिल्कुल इनको लड़ना चाहिए था, बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, सारी चीजें थी, लेकिन लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए उसकी तरफ कोई इशारा नहीं करेगा। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली वो जजमेंट बिल्कुल ठीक है। इस वक्त काबिल जुबैरी साहब इसमें कुछ ऐड करने से चाह रहे हैं? जी सर। ये बिल्कुल ये बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली भी वो जजमेंट सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है आईनी तरमीम जो होती है उसमें कई जजमेंट्स हैं, उसमें आईनी तरमीम से ये तो नहीं कर सकते कल क्या पार्लियामेंट जिसको पूरा इख्तियार, हमारा कोर्ट भी आजकल कहता है कि पार्लियामेंट की सवाबदीद है, वो उनका सारी कानून साजी उनको करनी है, आईनी तरमीम उनको करनी है 239, 240 के तहत। लेकिन पॉइंट इज कल वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान अब इस्लामी रिपब्लिक नहीं होगा, तो क्या वो कर सकते हैं ये तरमीम? उनका हक है, लेकिन नहीं करेंगे। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एक हमारा ट्राइकोटमी पावर है, उसके अंदर एक जुडिशरी का अपना रोल है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, यही आपका प्रीएम्बल कहता है कि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट। क्या वो ये जो सारी चीजें कतगन लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या ये उस पैमाए में पूरे उतरेंगी कि ये कि हमारी आज़ाद अदलिया रहेगी कि आप उम्रें बढ़ा रहे हैं? और ये 62 से 65 और 65 की बात नहीं है, हमेशा से हमारे आइन में था उम्र अपॉइंटमेंट की शुरू से अंग्रेजों के ज़माने से 40 साल पे उम्र होती थी। हाई कोर्ट का जज रिटायर होता था 62 पे और सुप्रीम कोर्ट का या उस वक्त फेडरल कोर्ट का 65 पे। ये हमेशा बात उठती है कि हाई कोर्ट को जब ये मुशर्रफ साहब LFO लेके आए तो उसमें हाई कोर्ट के जजों की 62 से 65 कर दी थी और 65 से 66। शेख रियाज साहब उस जमाने में चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वो भी एक्सटेंड हो गए थे और भी जजेस थे, वो अपनी 65 के बाद भी रहे, लेकिन वो बाद में वापस हुए और सबको घर जाना पड़ा। तो देखिए उस वक्त भी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने प्रपोज किया था, वो कह रहे थे कि ये हमेशा ये जो मुद्दा होता है ये एक्सटेंशन का, ये उनको दिया जाता है जजों को और या उनको चीफ जस्टिस को जो बैठे होते हैं कि जी आप हमारे हक में फैसला करें, हम आपकी उम्र 3 साल बढ़ा देंगे। तो हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इसको पूरी तरह रिजिस्ट करेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। और हमारी दरख्वास्त भी इन जजों से होगी कि ये बिल अगर वो हो भी जाता है तो वो एक्सटेंशन ना दे, क्योंकि एक्सटेंशन ने इस हर इंस्टीट्यूशन को हमारे मुल्क में तबाह किया है। जहां ये एक्सटेंशन आती तो आप सही फरमा रही थी, जो पीछे आने वाले होते हैं वो फारिग हो जाते हैं। तो ये हर इंस्टीट्यूशन को हमारे तबाह हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये जो एम ये गवर्नमेंट करने जा रही है ये बिल्कुल गलत हो गया। और ये अगर वो हो भी जाता है, जब भी ये बल्ले का सारा गेम ही यही हुआ था कि बल्ले का निशान उनसे लो, इसका होना यही था कि आईनी तरमीम की पावर उनको मिल जाएगी और वो जो आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे वो करेंगे। जैसे उन्होंने आपने देखा PDM की आखिरी गवर्नमेंट में एक दिन के अंदर 50 कानून पास हुए, जबकि 10 लोग बैठे होते थे नेशनल असेंबली में। ये क्या हक था पार्लियामेंट का कि 10 लोगों के साथ मिटा के आपने लॉज बना लिए? देखिए तो जो हमने पिछले साल भी देखा क्या हो रहा था, अब वही होने जा रहा है। अगर हमें जुडिशरी को कंट्रोल करना है, सारे इंस्टीट्यूशंस को करना है, पॉलिटिकली तो कंट्रोल हो गए,
तो फिर ठीक है, फिर यही इसी तरह मामला चलेगा। नहीं, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि आप क्या समझते हैं कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है इससे कंट्रोल कैसे होगी जुडिशरी? इसलिए देखिए, कंट्रोल की बात नहीं, देखिए कंट्रोल की बात, कंट्रोल इस तरह से होती है कि आपके हक में वो फैसले देना। गवर्नमेंट चाहती है या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कंप्लाइंट जुडिशरी हो, कि जो वो उनके खिलाफ कोई केस आए वो उनके खिलाफ फैसला ना दें और वो उनके हक में फैसला दें। ये होती है कंप्लाइंट जुडिशरी, ये होती है नॉन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, गैर आजाद अदलिया। और ये होता रहे, हमारे पास्ट में आपने देखा ऐसे लेकिन हम इस तरह तो हम अदलिया को चार्जशीट कर रहे हैं सर, माजरत के साथ अदलिया को चार्जशीट कर रहे हैं, अदली का चार्ज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये एम है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस तरह से वो अपने कर लेंगे, उनको फेवर देंगे तो वो इस तरह से करेंगे। मैं समझता हूँ ये उम्र की हमेशा झगड़ा रहा है, जस्टिस खोसा के जमाने में भी ये बात हुई कि ये तरीका, ये हर आप देखिए उठा के रेजोल्यूशंस वगैरह कर लें कि एक तरीका कंट्रोल करने का यही होता है कि उनको एक लॉलीपॉप दे दो कि जी हम आपकी उम्र बढ़ाने जा रहे हैं। जी ठीक है, डिपेंड ये करता है ना कि फिर आगे एक्सेप्ट भी तो हो या नहीं। देखें कि जब जनरल मुशर्रफ का आया था, जो LFO आया था, उसके अंदर जो 40 की बजाय 45 किया गया और जब 65 का आगे करके किया गया 66 रह गया और उसको फिर जो है वापस जो है वो 65 की हद तक आएगा। नहीं, वो 3 साल वाला जो था ना, जब वापस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो था वो अमेंडमेंट जो थी, जो 65 वाली थी वो बाकी रही ना, उसको 68 के नहीं लेके जाया गया ना। वो तो अभी भी 65 है, 62 अभी कहा जा रहा है ना कि 65 वाला। अब उसके अंदर जो बात चल रही है ना वो ये है कि एक्सटेंशन वाला इशू नहीं है। एक्सटेंशन का तो तब आए ना कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मियाद है और उससे ओवर एंड अबव जाके आप करें। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, अब आप जो है कि अगर उसकी एज ही बढ़ा देते हैं, अगर आप उसकी एज कर देते हैं 68 कर देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो फिर उसने 68 करना है ना, उसने तो अपनी मुद्दत पूरी करनी है। अब ये है कि अगर LFO की बुनियाद पर भी चला जाए तो जब 45 की एज की थी 40 की बजाय, तो जजेस तो सारे साकिब निसार साहब जस्ट 40-41 पे आए थे या दूसरे आए थे, तो क्या उनकी अपॉइंटमेंट थी? जब एक्सटेंशन वाली बात करें, आपको याद है जब चीफ जस्टिस की चीफ फार्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला हुआ था जनरल बाजवा साहब का, तो उससे यही मामला हुआ था। जब उनको एक्सटेंशन दी, वहां पर चैलेंज हुई, वहां पर बात हुई, उसके उन्होंने कहा कि इसको आईनी तरमीम करके स्टैट्यूट के अंदर, नो आईनी तरमीम नहीं, उसके कहा कि उन्होंने कहा कि स्टैट्यूट के अंदर एक मैकेनिज्म बनाए और उस मैकेनिज्म के अंदर जाके और फिर पार्लियामेंट ने लॉ, नहीं दोनों फर्क है ना, एक आपका रेगुलर स्टैट्यूट और एक आपका अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब जो पाकिस्तान के जजेस को डील करते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? जो आर्टिकल 175 से लेके आगे चलता है 212 तक चलता है, जो उनकी पास भी हैं, अपॉइंटमेंट भी हैं, जिसमें एक सेकंड सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो फिक्स 3 साल हो? अगर वो 1 साल में रिटायर हो रहे हैं, जो भी उनकी एज कह रही है, तो वो हो जाए, 2 साल में हो रहे हैं, ये फिक्स करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं होनी चाहिए, पहले भी हुआ था, बुनियादी जस्टिस याकूब अली अच्छा नहीं उसके मैं आपको बताता हूं उसकी एक जब हुआ था और अभी भी इसकी जो है। अब आप ये देखें कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वाला दौर आया था, तो जो उनका लंबा टेन्योर आया, तो आपने देखा कि उसके अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, आपके सामने आए, किस तरह ये सारी चीजें एक्सरसाइज की गई। अभी उसके बाद हुआ ये, अभी आप देखें कि जस्टिस ख्वाजा जो थे वो 22 दिन के बाद रिटायर्ड हो गए। अभी अगर एजाजुल एहसन साहब होते जज, तो शायद मंसूर अली शाह साहब का उतना टेन्योर ना होता जो उनके जाने की वजह से जो आया है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि क्या इनको करने से हम इन चीजों को पॉलिटिसाइज करें? मेरा उसके अंदर आर्ग्यूमेंट यह है कि हमें इन चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस बुनियाद के ऊपर कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है तो उसके अंदर जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है। फिर क्या वजह? मैं यही तो वजह जानने की कोशिश कर रही हूं कि ये अगर गवर्नमेंट का एम क्या है, इसके पीछे गवर्नमेंट मकासद क्या है? गवर्नमेंट का एम हर दफा आता है ना, जिस तरह गवर्नमेंट को पहली दफा वो तो एक बता रहे हैं ना कि ये है, आपकी नजर में क्या है? मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर जो एज वाला ये मामला जो कर रहे हैं या जिस एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं, अभी तो ये है कि एक प्रिजम्पशन है कि शायद हुआ है या नहीं हुआ, जब बिल के अंदर आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर गया है। और अभी जिस तरह आपने रिजर्व सीट्स पे बात की कि क्या उन रिजर्व सीट्स को जो है वो इन पार्टीज को अगर नहीं दिया जाता तो आप तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो ये बहस वन लाइन मैं ये समझता हूं टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। हम अभी इस चीज को प्रीमेच्योर है, हमें वेट करना चाहिए सर, बिल्कुल वेट करना चाहिए। अगेन दिस इज प्रीमेच्योर है, लेकिन एक डिबेट तो गवर्नमेंट ने खुद शुरू की है ना सर।
गवर्नमेंट आके मीडिया पर कह रही है कि हाँ हमारी ऐसी इंटेंशंस है, हम ये ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो डिबेट तो होगी। लॉ मिनिस्टर ने बट नहीं किया। लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे पास अभी ये टास्किंग नहीं आई कि हमने, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और ये किया जा सकता है। वो तो कई चीजें पार्लियामेंट सोच रही होती, लेकिन हर सोचने वाली चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। लेकिन अब मुशीर बन गए ना प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन राणा साहब जरूरत पड़ेगी तो वो सोच नहीं सकते। हाँ डेफिनेटली पार्लियामेंट में नहीं। थैंक यू वेरी मच आबिद जुबैरी साहब, हाफिज अजान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये हो जाएगा या होने वाला होगा या बाकायदा तौर पर पेश होगा, टेबल होगा, तो फिर इस पर जरूरी डिबेट होगी। लेकिन जब ये एक चीज सामने आ रही है तो उस पर डिबेट होती है। और वजह ये समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत ये जरूर बताए कम अज कम कि उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, एम क्या है, क्यों करना ये चाह रहे हैं और इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिम को इजाजत, अल्लाह हाफिज।